अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 का सेकंड एनुअल पेपर फॉर 2025 सॉल्व करेंगे। पेपर का हम सेक्शन बी इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई करना है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करेंगे। तो गिवन है आपको 2x स्क्वायर होल पावर -4 डिवाइडेड बाय -4 y रेस्ट पावर -1 z स्क्वायर और -2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोफिशिएंट किसी का अगर एलसीएम हो सके, सिंप्लीफाई हो सके तो उसको करेंगे। जिस तरह 2 है ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हम 4 का करेंगे। 4 क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर, तो इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे -2 स्क्वायर y रेस्ट टू पावर -1 और z स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये पावर हर एक के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो जाएगी। ये जो होल पावर है न्यूमरेटर में -4 और डिनोमिनेटर में -2, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर -4 एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, -2 स्क्वायर की पावर -2 और इसके अलावा y की पावर में -1 और -2 z स्क्वायर रेज टू पावर -2। ठीक है, अब ये पावर्स पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर -4 एक्स प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8, तो -8 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये इवन पावर है, इवन की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अगर ऑड पावर होती तो ये नेगेटिव साइन मौजूद रहता। अब यहाँ पर इवन पावर है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 रेज टू पावर -4 और y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 और z प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर्स को पॉजिटिव करेंगे और 2 रेज टू पावर -4 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। 2 रेज टू पावर -4 जो कि ऑलरेडी न्यूमरेटर में मौजूद था, ये -4 जब पावर में जाएगा, ये 2 रेज टू पावर -4 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट है y स्क्वायर। अब z जो है इसकी पावर नेगेटिव है, ये डिनोमिनेटर में है तो इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। -4 + 4 z रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 8 y स्क्वायर। ये माइनस माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 + 4, ये क्या बन जाएगा 0, 2 रेज टू पावर 0 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 इसका कोफिशिएंट मींस के 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का और के साथ सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपके पास दो दो पार्ट्स होंगे और दोनों पार्ट्स में आपके पास चॉइस होगी। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3, सेट a आपको गिवन है एंड b इज इक्वल्स टू 4 5, फाइंड a क्रॉस b एंड राइट द एलिमेंट ऑफ डोमेन एंड रेंज। ठीक है, पहले आपने a क्रॉस b फाइंड आउट करना है, फिर उसके आपने डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, पहले आप सेट a के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3, फिर क्रॉस और फिर उसके बाद सेट b आएगा 4 एंड 5। अब हम इनका क्रॉस किस तरह से लेते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसके एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, इसको सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उन तमाम के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। पहले आ जाएगा 1 4, फिर आ जाएगा 1 5। ठीक है, आगे अगर और भी एलिमेंट होते सेकंड सेट के तो सबके साथ आप 1 1 लिखते। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 2 थे तो 2 ही आएंगे। नेक्स्ट आप 2 लेंगे, 2 को 4 और 5 के साथ लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। इसके बाद आप 3 लेंगे, तो इस तरह से आपका a क्रॉस b कंप्लीट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के बाद डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपके पास डोमेन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 2 एंड 3, ठीक है। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपकी डोमेन में इंक्लूड होता है। तो अब 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी और 3 भी, लेकिन हम जो रिपीटेड नंबर होते हैं उनको एक ही दफा लिखते हैं, ठीक है। 1 2 एंड 3, ठीक है। सिर्फ एक ही दफा यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये आपके पास डोमेन हो गई है। तो रेंज क्या होती है, रेंज आपके पास ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपके पास रेंज होगी 4 5 4 5 4 5। यहाँ पर भी जो रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीटेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही दफा लिखेंगे, तो 4 और 5 इसकी रेंज हो जाएगी। पार्ट 2 है, अ पर्सन ट्रेवल 100 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड 50 किलोमीटर ड्यू साउथ, फाइंड द डायरेक्शन एंड बेयरिंग ऑफ हिज फाइनल पोजीशन, ठीक है। एक पर्सन है जो कि 100 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। ये आपके पास ईस्ट है, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन से 100 किलोमीटर हम ले लेते हैं ये ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। देन 50 किलोमीटर ड्यू साउथ, और 50 किलोमीटर वो चला जाता है साउथ में, साउथ की डायरेक्शन में। फाइंड द डायरेक्शन एंड बेयरिंग ऑफ हिज फाइनल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन उसकी ये है, तो इसको जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो अब हमें बतानी है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन मीन्स के एंगल, ठीक है। तो एंगल ये आपके पास बन जाएगा थीटा, ठीक है। डायरेक्शन का क्या मतलब, ये आपने एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। और बेयरिंग, बेयरिंग का क्या मतलब है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कहां से, नॉर्थ से यहां तक, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा बेयरिंग, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90 का होगा और ये जो हमने थीटा फाइंड आउट किया होगा ये इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास बेयरिंग आ जाएगा। अब मेन काम इसमें क्या है, आपने एंगल थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें ये साइड आपके पास परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एंगल के सामने जो ऑपोजिट क्योंकि एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर होती है, और जिस लाइन के ऊपर, जिस साइड के ऊपर आपके पास एंगल होता है वो बेस होती है, ठीक है। और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। इसको अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस टाइप की बन जाएगी। इसको हम नाम दे दें ए बी एंड सी, ठीक है। एंगल थीटा, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या बन रहा है, 50 किलोमीटर, और बेस है 100 किलोमीटर। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो आपके पास रेशो आती है वो है टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा की हेल्प से हम इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है 50 और बेस है 100, तो ये कैंसिल आउट होके 1/2 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो ये हम कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट इनवर्स, तो ये आ जाएगा 26.6 डिग्री। तो ये आपके पास आ गई है डायरेक्शन, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे बेयरिंग। बेयरिंग की मेजरमेंट हम कहाँ से लेते हैं, नॉर्थ से, ठीक है। नॉर्थ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं थीटा, तो अब ये टोटल एंगल कितना है, 90 का, ठीक है। तो बेयरिंग क्या आ जाएगा, 90 डिग्रीज प्लस 26.6 डिग्री, तो ये आ जाएगा 116.6 डिग्री। तो डायरेक्शन आपके पास क्या आई है, 26.6 डिग्री, और बेयरिंग है 116.6 डिग्री। तो सेकंड क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो वेन डायग्राम का है। यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई दैट A union B intersection C is equals to A union B intersection A union C, where A is equals to 1 2, B is equals to 2 3 and C is equals to 1 3, ठीक है। तो ये आपने वेन डायग्राम के जरिए प्रूफ करना है
तो इस तरह से पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगा, और फिर हमने सेट ए, बी और सी ले लिए, ठीक है। अब सेट ए में आ रहे हैं एलिमेंट 1 2, ठीक है, और सेट बी में 2 3 है, मींस के 2 जो है ए और बी दोनों में कॉमन है, ए और बी का दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह सेट सी में 1 और 3 है, 1 जो है वो ए में और सी में कॉमन है, तो ए और सी में जो कॉमन पार्ट है वो ये आ रहा है, और 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 3, 3 जो है वो बी और सी में कॉमन आ रहा है, बी और सी का कॉमन पार्ट आपके पास ये है, मीन्स कि अब ए में 1 और 2 आ रहे हैं, ठीक है, 1 ए और सी में कॉमन है, 2 ए और बी में कॉमन है, बी में 2 और 3 आ रहे हैं, ठीक है, 3 जो है बी और सी में कॉमन है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसको कंप्लीट कर लेंगे, 2 1 एंड 3। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, वो क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है, बी और सी का कॉमन पार्ट, बी और सी का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है। आपके पास क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि एलिमेंट शो करें, तो लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि एलिमेंट भी बताएं कि कौन कौन से आ रहे हैं, तो इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग से शो करने के बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट है, ठीक है, जिसमें इस तरह से रेड लाइनिंग आ रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या बताना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब आपने यूनियन लेना है ए का किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी ये रेड वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम ए को भी ऐड कर देंगे, तो ए आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये फुल पार्ट है। तो अब आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, अगर आपसे एलिमेंट्स पे पूछे जाए कि कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये 1 2 एंड 3 तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड है, ये ग्रीन वाला पार्ट भी आपका इसमें इंक्लूड है, इसके अलावा रेड वाला भी। अब इसमें कौन सा पार्ट आपका इंक्लूड है, एक ये रेड जो शेडेड पार्ट है, और इसके अलावा जो ग्रीन है ये भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मींस कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स। तो यहां पर हम ए और बी दोनों सेट्स को शेड कर लेंगे, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेड लाइनिंग है ये शो कर रही है आपके पास ए यूनियन बी को। नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी का क्या मतलब है, ए और सी के एलिमेंट्स। तो अब कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये शो कर रहा है ए यूनियन सी को। अब हमने लास्ट में क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आ जाएंगे, ये तीनों ही कॉमन है। तो जो हमने शेड किया है उसमें कौन सा पार्ट आ रहा है, जिसमें ये दोनों लाइंस इंक्लूड है, रेड लाइंस भी और ग्रीन लाइंस भी, ठीक है। तो जिसमें ये दोनों लाइंस इंक्लूड है वो आपके पास इंटरसेक्शन में आ रहा है। अब देखें दोनों का जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, जो आपका फाइनल रिजल्ट में आ रहा है वो कौन सा है, एक ये ए वाला पार्ट और ये इस तरह से ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो कॉमन में आ रहा है। और यहाँ भी कौन से पार्ट है जिसमें दोनों कलर्स आ रहे हैं, दोनों शेड्स आ रहे हैं, एक ये ए फुल आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा ये कॉमन पार्ट, ठीक है, दोनों के शेडेड पार्ट सेम है,
तो इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। पार्ट 3 है एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी कैलकुलेटेड बाय m is equals to 3/2 log 10 e plus 94 where e is the energy released. Calculate the magnitude of earthquake when e is equals to 10 raised to power 4. Round the answer to the nearest whole number. ठीक है, ये आपको मैग्नीट्यूड गिवन है अर्थक्वेक की। ठीक है, एक फार्मूला आपको गिवन है इसके लिए 3/2 log e to the base 10 plus 94। अब आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है जबकि ई आपको गिवन है 10 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पर सिंपली आप ई की वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 3/2 लॉग ई की वैल्यू क्या है 10 रेज टू पावर 4 टू द बेस 10 प्लस 94। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस लॉग को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, चेन बेस्ड रूल यूज करके 3/2। अब लॉग 10 रेज टू पावर 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये जो बेस है इसके साथ आप लॉग डिनोमिनेटर में ले लेंगे। ठीक है, प्लस 94। सिंपली आप क्या करते हैं, जो बेस होती है उसको आप डिनोमिनेटर में ले लेते हैं और उसका लॉग ले लेते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाला आपके पास लॉग 10 रेज टू पावर 4 ये इसी तरह आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 4 पावर में तो लॉग के स्टार्ट में चली जाएगी ये पावर, m इज इक्वल टू 3/2 4 लॉग, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 10 डिवाइडेड बाय log 10 प्लस 94। अब log 10 और log 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ भी कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 2 जा 4। तो m इज इक्वल टू 3 2 जा 6 क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 प्लस 94 इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी 100। तो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड क्या आ गई है 100। तो आपने इसको राउंड ऑफ करना था नियरेस्ट होल नंबर, तो ये ऑलरेडी एक होल नंबर ही है। इसी के साथ जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग द स्लोप 3 एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसकी स्लोप आपको गिवन की गई है। ठीक है, वो क्या है 3। तो नेक्स्ट आपको क्या कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है ये पास कर रही है इन दोनों की इंटरसेक्शन से। इस इक्वेशन को अगर आप 1 का नाम दे दें और इसको आप 2 का नाम दे दें तो ये दो आपके पास लाइंस हैं। ठीक है, ये 1 और ये 2, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये लाइन इसमें से पास कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास या दो पॉइंट्स गिवन होने चाहिए या एक पॉइंट और एक स्लोप होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कौन सी फॉर्म यूज होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर आपको स्लोप गिवन है और आपने पॉइंट फाइंड आउट करना है इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले इन इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 और 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए y के कोफिशिएंट सेम है, मींस के 1 और 1 है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो आपके पास y कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या कहेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो 2 प्लस 1 3, x और प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। अब ये x की वैल्यू पुट कर लूंगी इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू क्या है 5/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो 1 यहाँ अगर माइनस कर देंगे और y को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस 3/3 इज इक्वल टू y। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपके पास आ गया है पॉइंट, मीन्स के 5/3 और 2/3। तो अब आप यूज करेंगे क्योंकि आपको एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, वो क्या है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1।
अब ये है हमारे पास x1 और ये है y1, तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू स्लोप आपको गिवन है 3, x माइनस x1 है 5/3। इस पूरी इक्वेशन को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इंटू 5/3, 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हम ये कांस्टेंट ले जाएंगे राइट साइड पे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 और ये माइनस 2/3 था तो राइट साइड पे जाके प्लस 2/3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3x, तो इसका एलसीएम हम ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -15 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल टू 3x, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -13 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3y और ये 3 3 जा 9y और इसके साथ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओह, 9x और माइनस इसके साथ जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13। तो ये आपके पास आ गई है रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द इनइक्वालिटी। आपको इनइक्वालिटीज गिवन है, इनको आपने सॉल्व करना है, मींस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 3 इज लेस देन x प्लस 1। तो क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे ले आएंगे। 2x ये यहाँ आकर माइनस एक्स हो जाएगा, इज लेस देन -3 था, यहाँ आकर +3, तो ये आ जाएगा x इज लेस देन 1 + 3 4। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी गिवन है 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2x प्लस 8। ठीक है, वेरिएबल टर्म को हम लेफ्ट साइड पे रहने देंगे। अब 2x वेरिएबल है तो इसको लेफ्ट साइड पे लेंगे तो -2x हो जाएगा और 8 कांस्टेंट है, -1 राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा। ये दोनों माइनस होके x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या बन रहा है, 4 से छोटे नंबर और 9 से ग्रेटर नंबर। ठीक है, हमें वो नंबर लेने हैं जो कि 4 से छोटे होंगे और 9 से बड़े होंगे। ठीक है, यहां पर एंड का वर्ड यूज हो रहा है, और का नहीं है। ठीक है, एंड का वर्ड यूज हो रहा है तो हमने कौन से लेने हैं कि 4 से, जिस तरह यहाँ पर हम लें ये 4 और इस तरह यहाँ पर कहीं आएगा 9, मीन्स कि 4 से छोटे नंबर यहाँ जा रहे हैं और 9 से ग्रेटर, 9 और 9 से ग्रेटर ये। ठीक है, अब एंड का क्या मतलब है कि ऐसे नंबर जो ये भी सेटिस्फाई करें और ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई करें। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 से छोटा भी हो और 9 से ग्रेटर भी हो। ठीक है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हमें देखने होते हैं कि वो वाले नंबर जो कि इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। पार्ट 4 में जो चॉइस के साथ सेकंड क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, तो इसको आपने फैक्टराइज करना है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टू टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो यहाँ पर 2 पावर्स कॉमन चली गई तो 1 पावर रह गई है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। फिर प्लस एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ क्या रह जाएगा 1। ठीक है, अब माइनस कॉमन आएगा। ठीक है, जब भी थर्ड टर्म के साथ आपके पास नेगेटिव साइन हो तो उस नेगेटिव साइन को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -4 कॉमन गया तो यहाँ क्या रह जाएगा x। अब यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 तो 1 आ जाएगा। अब x प्लस 1 इन दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन चला जाएगा। अब यहाँ से क्या रह गया एक्स स्क्वायर और यहाँ से क्या रह गया है -4। अब अगेन इसकी फैक्टराइजेशन होगी, किस तरह से, ये a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है।
मीन्स कि ये x का स्क्वायर बन रहा है और ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे, तो वो क्या होता है a माइनस b और a प्लस b। अब इस केस में a आपके पास x है और b 2 है, तो ये होगी इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन। पार्ट 5 है शो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आपने प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, उसके लिए पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये अगर आपके पास एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाली साइड जिस पर हमारे पास एंगल मौजूद होता है वो कौन सी होती है, बेस होती है। और ये आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, मींस के एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर होती है। और ये जो साइड है आपके पास क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो इनको हम नाम दे देते हैं ए बी एंड सी का, ठीक है। अब साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो हम साइन स्क्वायर कर देंगे। और कॉस किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बी बाय एच। और कॉस स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे एच स्क्वायर के साथ, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और डिवाइड में ऑलरेडी मौजूद है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1। और ये क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से प्रूफ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ रेक्टेंगुलर हेक्सागोन हैज अ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन कौन सी शेप होती है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हर साइड की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागोन है मींस के तमाम साइड्स की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये तमाम साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर। आपने फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। इनकी लेंथ को आपने ऐड करना है, जितनी भी साइड्स की लेंथ है उन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये तमाम साइड्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ साइड 6 है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड की लेंथ के साथ, क्योंकि सारी इक्वल है तो आप मल्टीप्लीकेशन से भी इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 6 साइड्स हैं उसकी, 6 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। अब साइड की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा आप इन तमाम साइड्स को ऐड भी कर सकते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। 6 टाइम इन सारों को ऐड करें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 है तब भी आपके पास 36 ही आएगा, ठीक है। और यूनिट सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला होता है आपके पास, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी फिगर गिवन हो, मींस के पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो या ऑक्टागोन हो, जो भी हो, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स मींस के n की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो अब हेक्सागोन के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 है, मींस के n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 6 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कटिंग होके 30 आ जाएगा। तो 4 3 12, तो 0 120
डिग्रीज। तो इंटीरियर एंगल आपके पास क्या आ गया है 120 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 2 एंड 4 8। ठीक है, दो पॉइंट्स आपको गिवन है, इन दोनों को ज्वाइन करके जो आपके पास लाइन आती है, ठीक है, इसकी आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है पहले, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उसके बाद ये लाइन ऑफ इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो पॉइंट ए आपको गिवन है 1 2 और पॉइंट बी गिवन है 4 8। तो पहले हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, लेट ए 1 2 एंड बी पॉइंट है 4 8। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम नाम दे देते हैं m का। ठीक है, स्लोप का क्या फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ए को हम कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट और बी को कंसिडर कर लेते हैं सेकंड पॉइंट। तो वैल्यूज पुट करेंगे, y2 8 है माइनस y1 2 है, x2 4 है और x1 1 है। तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3, तो कटिंग करके 2 आ जाएगा। तो स्लोप क्या आ गई है 2 के इक्वल। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पर हम कौन से यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेती हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, आप यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं, ए को भी और बी को भी। मैं ए यूज कर रही हूँ, पासिंग थ्रू पॉइंट ए विथ स्लोप, स्लोप हमने फाइंड आउट की है, कितनी आई है 2। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो ये आपके पास x1 है और ये है y1। y1 क्या है 2 के इक्वल, स्लोप भी 2 है, x माइनस x1 है 1 के इक्वल। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2, ये माइनस 2 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये यहाँ आकर प्लस 2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू 2x। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। पार्ट 6 में जो आपके पास चॉइस के साथ क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ फेयर डाई इज रोल्ड। ठीक है, जब एक फेयर डाई को रोल किया जाता है तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब डाई में कितने फेजेस होते हैं 6 फेजेस होते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस यहाँ पर क्या बन जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो NS क्या होगा 6। अब हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर आने की। तो इस इवेंट को हम नाम दे देते हैं ए का, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, ए आपके पास इवेंट है जिसमें आपके पास प्राइम नंबर आते हैं रोल करने पर। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, प्राइम नंबर कौन से हैं 2 3 और 5। तो 2 3 और 5 आपके पास प्राइम नंबर हैं, तो एन ए क्या आ जाएगा एन ए इज इक्वल टू 3। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, वो किसके इक्वल होगा एन ए डिवाइडेड बाई एन एस। एन ए क्या है 3 है और एन एस 6 है, कटिंग हो जाएगी इसकी, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 है देयर आर 2 ट्रीज 50 feet अपार्ट, इट इज प्लान टू प्लेस अ लैम्प पोस्ट एट 35 feet distance from each tree. Draw a sketch to show where the lamp post can be placed in the relation to the trees. How many location for the lamp post are possible? क्या कहा जा रहा है कि there are two trees 50 feet apart. दो trees हैं, ठीक है, इस तरह से एक को कह देते हैं पोजीशन ए पर है और दूसरा पोजीशन बी पर है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रीज के दरमियान डिस्टेंस कितना है 50 फीट का। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना गिवन है 50 फीट।
इट इज प्लान टू प्लेस अ लैम्प पोस्ट एट 35 फीट डिस्टेंस फ्रॉम ईच ट्री। ठीक है, अब क्या प्लान किया जा रहा है, एक लैम्प पोस्ट प्लेस किया जाए और उसका डिस्टेंस ए से और बी से, ठीक है, ट्री ए और ट्री बी दोनों से डिस्टेंस कितना हो, 35 फीट हो, मीन्स के दोनों से इक्वल डिस्टेंस हो। तो अगर हम पॉइंट ए से 30 फीट का डिस्टेंस लें, ठीक है, अब ये देखिए ये हाफ तक हो जाएगा 25 फीट, तो हाफ से आगे तक हो जाएगा, ये आ जाएगा 35 फीट। ठीक है, इसी तरह थोड़ा आगे जाएं तो ये हो जाएगा 35 फीट, ये 35 फीट, इस तरह से 35 फीट, इस तरह ये चलता जाएगा और ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ठीक है, 35 फीट का, जिसका रेडियस होगा 35 फीट। अगर हम पॉइंट बी से डिस्टेंस लें 35 फीट का, अगेन ये जो मिड होगा ये आ जाएगा आपके पास 25, तो 25 से आगे कहीं आएगा आपके पास 35, अगर हम पॉइंट बी से 35 डिस्टेंस लें। तो इसी तरह ये हो जाएगा पॉइंट बी से डिस्टेंस 35। तो नेक्स्ट अगर हम इस तरह से चलते जाएं तो ये भी आ जाएगा एक सर्कल इस तरह से, ये डिस्टेंस इसका 35 फीट पॉइंट बी से आएगा। ठीक है, तो ये भी एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस होगा 35 फीट। तो अब ये देखें, ये जो सर्कल आपका ड्रॉ हुआ है जिसका सेंटर पॉइंट बी लिया है, ठीक है, ये तमाम पॉइंट ये जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है इनका डिस्टेंस 35 फीट है पॉइंट बी से। इसी तरह पॉइंट ए को सर्कल ले इस तरह पॉइंट ए को सेंटर लेकर जो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर जितने भी पॉइंट हैं इनका डिस्टेंस पॉइंट ए से 35 फीट है, क्योंकि हमने रेडियस का लिया है 35 फीट। ठीक है, तो अब देखें हमें कौन सी लोकेशन लेनी है, वो पॉइंट जहां पे दोनों ट्री से डिस्टेंस 35 फीट हो। ठीक है, वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वो दो कॉमन पॉइंट हैं जहां पर लैम्प पोस्ट का डिस्टेंस इन दोनों ट्रीज से इक्वल होगा 35 फीट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के अलावा अगर हम कोई और पॉइंट ले ले, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लें, ठीक है, ये पॉइंट ए से 30 फीट के डिस्टेंस पर होगा लेकिन पॉइंट बी से 30 फीट के डिस्टेंस पर नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट बी से 30 फीट का डिस्टेंस कौन सा है, ये जो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर हम लैम्प पोस्ट को लें और उसका डिस्टेंस बी से 35 डिस्टेंस और उसका डिस्टेंस बी से 35 फीट पर हो। ठीक है, इसी तरह पॉइंट ए से जो 35 फीट का डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ये सर्कल के पॉइंट्स हैं। तो दोनों सर्कल्स के जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो कौन से होंगे, इन दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये वो पॉइंट हैं जो दोनों सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो और यही वो लोकेशन होगी जिसका डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी मींस के ट्री ए और ट्री बी दोनों से इक्वल होगा, मींस के 35 फीट होगा। तो इनको हम नाम दे देते हैं सी एंड डी। तो इस तरह से ये आपका स्केच कंप्लीट हो गया है, आपने यही स्केच में ड्रॉ करना था। तो नेक्स्ट आपने बताना है हाउ मेनी लोकेशंस फॉर द लैम्प पोस्ट आर पॉसिबल। तो हमने बताना है कि कितनी लोकेशन पॉसिबल है लैम्प पोस्ट के लिए। तो हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं दोनों सर्कल्स के, तो कितनी लोकेशंस पॉसिबल हैं, ओनली 2 लोकेशंस। तो हम क्या कहेंगे, ओनली 2 लोकेशंस आर पॉसिबल फॉर लैम्प पोस्ट। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 and 3 विद द स्लोप -2, वेरीफाई दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2 -3। ठीक है, सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो लाइन जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही है और उस लाइन की स्लोप हमें गिवन है -2। ठीक है, तो जब इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे फिर हमें ये प्रूव करना है कि वो लाइन जो है इस पॉइंट में से पास कर रही है, ये आपने वेरीफाई करना है। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए आपको एक पॉइंट और स्लोप गिवन है। तो पॉइंट और स्लोप गिवन है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
-1 3 and having slope m is equals टू -2। ठीक है, अब ये जो है ये हमें पॉइंट गिवन है x1 y1, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 आपको गिवन है 3, स्लोप -2 है, x माइनस x1 गिवन है -1। ठीक है, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। अब -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x और -2, -3 राइट साइड पे जाएगा और +3 हो जाएगा, -2x -2 और +3, तो y इज इक्वल्स टू -2x + 1। ये आपके पास आ गई है इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि रिक्वायर्ड थी। अब ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, इसमें से ये पॉइंट पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन से पास कर रहा है तो क्या करेगा, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मींस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो पुट 2 -3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अगर आपने पॉइंट वेरीफाई करना हो या चेक करना हो कि क्या कोई पॉइंट किसी इक्वेशन पर लाई करता है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो पॉइंट उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर x2 है और y क्या है, -3 है, तो y की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू है 2। ठीक है, तो -3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4 + 1, तो -3 इज इक्वल टू -4 + 1, ये क्या आ जाएगा -3। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया है कि ये जो पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट है 2 -3, ये आपकी इक्वेशन पर लाई कर रहा है, या ये भी कहा जा सकता है कि ये लाइन जो है इस पॉइंट में से पास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और उनका एरिया हमें गिवन है, एक का 36 है और दूसरे का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आपने उन दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है। इफ वन साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, अगर स्मॉलर ट्राइंगल की एक साइड आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो आपको इसमें रिलेशन पता है, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हो तो उनके एरिया में जो रेशियो है वो किसके इक्वल होते हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हम क्या कहेंगे कि सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो सिमिलर ट्राइंगल के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है A1 डिवाइडेड बाय A2, मींस के दोनों के एरिया की रेशियो किसके इक्वल होती है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो अब यहाँ पर हम ले लेंगे एरिया, हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं 36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 64, सेकंड एरिया है 64। अब स्मॉलर ट्राइंगल का हमने एरिया न्यूमरेटर में रखा है, तो स्मॉलर की साइड को भी हम न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है, स्मॉलर की एक साइड आपको गिवन है, तो जो बिगर ट्राइंगल होगी उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड गिवन नहीं है तो उसको बी ही रहने देंगे। ठीक है, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो ये साइड अगर आपको स्मॉलर की गिवन है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड बी है। ठीक है, तो जो बिगर ट्राइंगल है उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड गिवन नहीं है तो उसको हम बी ही रहने देंगे। तो अब हम इसको और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 36 डिवाइडेड बाय 64, तो ये 6 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बी स्क्वायर ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई ये दूसरी तरफ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 36 बन जाएगा। 36 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 8। तो जो सेकंड की साइड आ गई है वो हमारे पास क्या आ गई है, 8 सेंटीमीटर, और ये साइड जो हमें गिवन थी वो थी 6 सेंटीमीटर।
तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है, मींस कि ए मींस के रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड्स, तो ए डिवाइडेड बाय बी, तो ए जो हमें गिवन था वो 6 थी और जो हमने फाइंड आउट किया है साइड वो है 8, इनकी कटिंग हो जाएगी 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो रेशियो आ जाएगी 3/4। क्वेश्चन नंबर 8 में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है इन 60 ट्रायल्स इवेंट ए अकर 12 टाइम्स, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी एंड एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक इवेंट ए है जो कि 12 टाइम अकर होता है और कितने टाइम्स ट्रायल किया गया है, टोटल 60 टाइम्स। ठीक है, तो आपने इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उस प्रोबेबिलिटी को आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में भी शो करना है, उस प्रोबेबिलिटी को आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है और डेसिमल में भी। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा कि नंबर ऑफ टाइम, मींस कि ये जितने टाइम ए अकर हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स ए हैज अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो ए कितने टाइम्स अकर हुआ है, 12 टाइम अकर हुआ है। ठीक है, इवेंट ए, तो ये आ जाएगा 12 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 60 ट्रायल्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, तो इनकी कटिंग हो जाएगी 12 1 12, 12 5 60, तो ये आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आपने उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे कैलकुलेटर में, तो ये आ जाएगा 0.2, तो डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में क्या आ जाएगा, 0.2। पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, ये दो पोलिनोमियल आपको गिवन है। ठीक है, आपने इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये देखें, ये फार्मूला यहाँ पर किसका बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये एक्स का स्क्वायर बन रहा है, माइनस 9 किसका स्क्वायर बनता है, 3 का। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब नेक्स्ट ये सेकंड की फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 6 सा 6। अब 6 किस किस टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में 6 पर, 2 के टेबल में 3 पे, 2 3 जा 6, उसके बाद 3 के टेबल में आता है, तो 3 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन पेयर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि कांस्टेंट का साइन कौन सा है, कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस, तो इनको हम माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 5 सॉरी, तो 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो 6 माइनस 1 5 और 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमें कोई एक सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम मिड टर्म का कोफिशिएंट देखेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1, मींस कि ये हम 1 वाला सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया। तो अब इसको हम ब्रेक किस तरह से करेंगे, साइंस देखेंगे हम इसके, तो माइनस करने से हम ये लेके आए हैं, तो ये जो मिड टर्म का साइन होगा ये बड़ी वैल्यू के साथ आएगा और छोटी वैल्यू के साथ ऑपोजिट साइन आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, प्लस 2x और माइनस 3x, और उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 6। ठीक है, ये मिड टर्म अब ब्रेक हो गई है 2 पार्ट्स में। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन x आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा x और प्लस x कॉमन गया तो 2 रह जाएगा, माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा 3 और 6 है, तो ये 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मींस के नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये चेंज हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा 2, x प्लस 2 इन दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे,
यहां से रह जाएगा x और यहां से -3। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है। HCF फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं। ठीक है, पहले हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है, x -3 और x -3। ठीक है, और अनकॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम के लिए। तो अनकॉमन फैक्टर x -3 के अलावा कौन से रह गए, x +3 और x +2। मीन्स के जो कॉमन नहीं आए वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहले हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। HCF किसके इक्वल होता है, जो कॉमन फैक्टर आते हैं। कॉमन फैक्टर x -3 है तो ये आ जाएगा HCF। तो LCM क्या होता है, वो कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर आपके पास x -3 है और अनकॉमन फैक्टर है x +3 और x +2। तो इस तरह ये आ गया आपके पास LCM HCF और ये है LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन, मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। आपको डाटा गिवन है अनग्रुप फॉर्म में, आपने इसका मीन, मीडियन और मॉड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन का क्या फार्मूला होता है, समेशन x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है। तो समेशन x का क्या मतलब है, आपने इन तमाम वैल्यूज को ऐड करना है। मीन्स के 3 + 4 + 6 + 6 + 7 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय, अब n का क्या मतलब है, ये हम काउंट करेंगे कितने, n का क्या मतलब है, ये हम काउंट करेंगे कि ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये 9 नंबर्स हैं। तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 56 और डिवाइडेड बाय 9। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.2। तो मीन क्या आ गया है, 6.2। नेक्स्ट हम मॉड फाइंड आउट करेंगे। मॉड क्या होते हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जो वैल्यू डाटा में सबसे ज्यादा टाइम अकर हो रही होती है। अब यहाँ पर देखें 6 जो है वो 3 टाइम अकर हो रहा है और इसके अलावा कोई दूसरा और नंबर नहीं है जो 3 टाइम या 3 से ज्यादा अकर हो रहा हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अकर होने वाली जो वैल्यू है वो कौन सी है, 6। तो मॉड इसका क्या होगा, 6। तो नेक्स्ट आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या, तो मीडियन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप डाटा को अरेंज करते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये जो डाटा है ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है। ठीक है, मींस के पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर इस तरह कंटिन्यूस, और फिर इसी तरह एंड में सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, ये ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, मींस कि ये डाटा जो है इवन है या ऑड है। अब ये हमने काउंट किए थे, कितनी वैल्यूज थी, 9 वैल्यूज थे, मींस के ऑड डाटा है। तो ऑड डाटा के लिए हमारे पास मीडियन का क्या फार्मूला होता है, अनग्रुप के लिए n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वैल्यू ऑफ डाटा। ठीक है, तो n क्या है, 9 है, ये हमने काउंट किए थे, कितने थे, 9 थे। 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू ऑफ डाटा। तो ये आ जाएगा 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगा। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 5th वैल्यू ऑफ डाटा। अब यहां से हम देखेंगे कि 5th वैल्यू कौन से बन रही है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5th वैल्यू क्या बन रही है, 6। तो मीडियन भी क्या आ जाएगा, 6। मीडियन और मॉड ये दोनों 6 हैं, जबकि मीन क्या है, 6.2 है। इसी के साथ सेक्शन बी कंप्लीट होता है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर का हम सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।